गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। मेरा नाम है गौरव और आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ना ही सिर्फ किताबी भाषा में बल्कि साथ ही साथ हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किताबी भाषा में कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। अच्छा, आगे जाने मतलब इस वीडियो में आगे हम पता जानेंगे कि आप रेसिप्रोकल लैटिस को कॉपी में कैसे ड्रॉ कर सकते हो। साथ ही साथ रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि किताबी भाषा में आप डिफाइन कैसे करोगे। तो ये किताबी भाषा का डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यह है, इन फिजिक्स द रेसिप्रोकल लैटिस रिप्रेजेंट द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अनदर लैटिस यूजुअली ब्रेवियस लैटिस। यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अनदर लैटिस, यानी कि ब्रेवियस लैटिस का फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है ना, उससे हम बहुत बार इमेजिनरी लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं वो समझिए। देखिए, ऐसे इन जनरल लाइफ में मुझे अगर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानना है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एटम्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। वो कैसे अरेंज हैं उस क्रिस्टल में वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था ना मैंने आपको कि क्रिस्टल में जो है एटम्स का अरेंजमेंट कैसा कैसा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा कि टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। तो वो कैसे पता चला हमें, किसी क्रिस्टल के एटम्स को तो हम देख नहीं पा रहे हैं ना, और उसके अरेंजमेंट को तो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए क्या था कि हुआ क्या कि हमें जानना था क्रिस्टल को, समझिएगा, हमें पढ़ना है क्रिस्टल को। अब हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फिनोमेना ट्राई कर रहे थे। जब हम अलग अलग फिनोमेना ट्राई कर रहे थे तो उसमें आया था एक एक्सरे का डिफ्रैक्शन। हमने क्या किया कि एक्सरे को जो है वो फॉल कराया किसी क्रिस्टल पर, एक्सरे को फॉल कराया क्रिस्टल पर। उस क्रिस्टल में एक्सरे जब फॉल हुआ तो हमें डिफ्रैक्शन फिनोमेना मिला, यानी कि एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट हुआ। क्यों डिफ्रैक्ट हुआ? क्योंकि इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण जो है ये डिफ्रैक्ट हुआ। और डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या किया हमने कि उसे एक पर्दे पर ले लिया। तो पर्दे पर जो है हमें एक पैटर्न मिला। ठीक है, हमें पर्दे पर जो है एक पैटर्न मिला। वो पैटर्न क्यों बना था? वो पैटर्न बना था डिफ्रैक्शन के कारण, और डिफ्रैक्शन हुआ इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कारण। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टली जो है ये जो पैटर्न है वो लिंक है हमारा क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से, यानी कि क्रिस्टल के एटम्स और मॉलिक्यूल से डायरेक्टली लिंक है हमें जो यहाँ मिला है पर्दा पर। तो हमने इसे स्टडी किया और समझने की कोशिश किया, तो हमें पता चला कि ये जो लैटिस हमें पर्दा पर मिला है, ठीक है, वो है फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल लैटिस, यानी कि इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझिएगा बात को। ये जो है, ये जो हमें मिला वो ओरिजिनल लैटिस क्रिस्टल का फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यानी कि अगर मैं इसका दोबारा से फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं तो मुझे ओरिजिनल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका दोबारा से फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं तो मुझे ओरिजिनल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस का टर्म आया। अब क्योंकि ये फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे कुछ तो नाम देना था साइंटिस्ट लोगों को, तो उन्होंने इसे नाम दिया रेसिप्रोकल लैटिस। क्यों दिया इसे हम आगे समझेंगे अभी। ठीक है, अगर इस रेसिप्रोकल लैटिस का जो टर्म है ना उसे हम आगे समझेंगे। ये 1/d जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने फिगर्स को डायरेक्ट बना दिया। एक और फिगर यहाँ पर आता है, वो समझिए। मान लीजिए जो आपको बहुत सारा किताब में दिखने को मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको यहाँ पर सारे फिगर्स को बना के बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एक लैटिस लिया। मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है एक्सरे का डिफ्रैक्शन करवाता हूँ। तो मुझे एक्सरे का डिफ्रैक्शन करवाना है, तो लीजिए मैंने एक्सरे को यहाँ पर फॉल करवाया। ये फॉल इसे जब टकराएगा तो डिफ्रैक्ट होगा, समझिएगा। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हैं। ये कौन सा पर्दा होता है? इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट।
ठीक है। ये जो पर्दा है उसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, ये है एक्स रे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिला एक स्ट्रक्चर, समझिए उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक जो है लाइन के थ्रू बताया है कि ये प्रोसेस है। एक्सरे का डिफ्रैक्शन हुआ क्रिस्टल से, जिससे हमें एक पैटर्न मिला जो कि हमारा था रेसिप्रोकल लैटिस का फॉर्म। तो ये एक इमेजिनरी लैटिस पॉइंट्स हमें मिले, आप समझिएगा। अब यहाँ तक आप समझे फोटोग्राफिक प्लेट में हमने कैसा लिया, ये भी इमेज है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने ऊपर नीचे दोनों बताई हैं, वो दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, बस तरीका अलग अलग है सबका। तो अब समझिए यहाँ पर मान लीजिए मैं एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को देखिए, ये मान लीजिए एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हमें मिला। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, सिर्फ किनारों पर एटम्स होते हैं, ये मैंने किनारों पर एटम्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये किसी क्रिस्टल का एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन होगा। ये दोनों कौन से प्लेन है, ये दोनों है पैरेलल प्लेन्स, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर में आप ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस एक प्लेन पर इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें मिला ये एक वेक्टर होगा। वो अगर मैं कहूँ कि रेसिप्रोकल लैटिस का डिस्टेंस है जब हम एक ही ओरिजिन को मानते हैं, ठीक है। हमें जो ये पैटर्न मिला, ठीक है, उस पैटर्न को अगर हम 3D में समझने की कोशिश करें, देखिए पैटर्न किस टाइप का मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है उसमें समझिए कि जो साइज है, ठीक है, अगर कोई क्रिस्टल का एटम, ठीक है, क्रिस्टल का एटम अगर दूर है तो हमारा यहाँ जो पैटर्न मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो लैटिस पॉइंट का साइज होगा वो भी कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो हम उसे जो बड़ा एटम्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, बड़ा पॉइंट जो मिल रहा है, उसे हम अगर मिलाएंगे तो हमें एक 3 डायमेंशन में एक प्लेन मिलता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमें एक प्लेन मिलता है, वही प्लेन का जो पूरा प्लेन का जो ग्रुप है, ठीक है, अलग अलग प्लेन्स का अलग अलग ओरिएंटेशन में, ठीक है, वो है एक हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, एक इमेजिनरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, इमेजिनरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्योंकि वो रेसिप्रोकल के कारण बन रहा है इसीलिए हम उसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसमें जो एक पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस है, अगर हमें जो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला है इमेजिनरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैं मान लूँ कि वो इसके सराउंडिंग में है, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होगा उसका दो प्लेन्स का बीच का, जैसे यहाँ पर दो प्लेन्स का बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, तो उस कंडीशन में जो दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा 1/d, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल। आप इसे सिर्फ 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या है कि अगर मानते हैं ये आइटम्स दूर है, ठीक है, इसका मानते हैं जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो हल्का बड़ा मिलेगा साइज, ठीक है। दूसरा वाला मानते सामने है, उसका जो हमें यहाँ पर मिलेगा आइटम्स का साइज वो छोटा मिलेगा। अब इस तरह के मल्टीपल्स हज़ारों लाखों आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर, उनके कारण हज़ारों लाखों अलग अलग साइज़ के हमें मिलेंगे। और हर साइज़ को अगर हम एक साइज़ वाले को प्लेन्स को मिलाऊँ, 3 डायमेंशन में मिलाने की कोशिश करूँ, तो हमें क्या होगा, एक पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा 3 डायमेंशन में। जैसे ये एक यूनिट सेल है ना क्यूब का, उससे उसी तरह मुझे रेसिप्रोकल का भी एक क्यूब मिलेगा, और उसका जो डिस्टेंस होगा दो प्लेन का बीच का रेसिप्रोकल में वो होगा 1/d। इसीलिए ये टर्म आता है 1/d, क्योंकि जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस है वो ओरिजिनल लैटिस का 1/d होता है, इसीलिए यहाँ पर नाम पड़ा था रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। क्योंकि ये 1/d हो रहा है ना, इसके जो प्लेन का बीच का डिस्टेंस है वो d है, यहाँ पर 1/d हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा रेसिप्रोकल लैटिस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि आप रेसिप्रोकल लैटिस को कॉपी में कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो उसका एक तरीका होता है कंस्ट्रक्शन का, वो बाकी पीछे कॉन्सेप्ट में आपने समझ लिया कि इमेजिन कैसे करना है उसे। अब यहाँ पे समझिए कि उसे आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिप्रोकल लैटिस
फ्रॉम अ डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस क्या होता है? ओरिजिनल लैटिस, ठीक है, जो क्रिस्टल का लैटिस होता है उसे हम डायरेक्ट लैटिस के नाम से भी जानते हैं। आप डायरेक्ट लैटिस का हो, रियल लैटिस का हो, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। वी हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। टेक अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लैटिस एज ओरिजिन। मान लीजिए मैं एक जो है एक क्रिस्टल का लैटिस बनाता हूँ, एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्टेप फॉलो करना है। तो टेक अ पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस मतलब ओरिजिनल लैटिस में एक पॉइंट लेना है एज अ ओरिजिन। तो हम जो कॉमनली करते क्या है कि इसके सेंटर को ही ओरिजिन लेते हैं। देखिएगा ये लैटिस पॉइंट नहीं है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर मैं इसे ओरिजिन मानूं तो क्या करना है, फिर उसके बाद हमें ड्रॉ अ नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। मतलब हमें इससे एक प्लेन पर, यानी कि मानते ये जो प्लेन है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन होगा वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन मिला वो कितना लंबा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो है वो डी डिस्टेंस का है, ये दो प्लेन उनके बीच का डिस्टेंस है डी। तो ये जो लाइन होगा वो होगा 1/d। उतना दूर तक आपको खींचना है, ठीक है। प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ द ईच नॉर्मल। हमने सिर्फ एक नॉर्मल के लिए यहाँ पर डिस्टेंस लिया हो। बिल्कुल ये भी एक प्लेन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी एक प्लेन है। तो यहाँ पर भी हमें आगे बढ़ना है, ये भी 1/d तक होगा। नीचे में भी हमें आगे बढ़ना है, ऊपर में भी, पीछे साइड भी, आगे साइड भी। और हमें जो है एक इमेजिनरी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा चारों किनारे में। समझिएगा बात को, बिल्कुल एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब वो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा ना वही कहलाएगा रेसिप्रोकल लैटिस, या रेसिप्रोकल लैटिस से बना हुआ एक क्रिस्टल, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर सेम ओरिजिन लिया है तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो है क्रिस्टल के ऊपर में ही बना हुआ है, लेकिन अगर इसका साइज जो है टी जो है वो बड़ा होगा तो ये जो डी होगा छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि कॉन्सेप्ट से ही समझ में आता है 1/d। अगर मान लेते हैं ये जो है डी जो है वो 2 मीटर का हो गया, समझिए, जस्ट मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। अगर ये छोटा हो गया, मान लेते हैं ये हो गया डी जो है वो हो गया 0.5 मीटर का, तब हमारा क्या होगा 1/0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटेगा 0 आएगा, यहाँ में 2, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस उस कंडीशन में बड़ा होगा। और जब हमारा ये जो डी बढ़ेगा तो ये जो है रेसिप्रोकल लैटिस जो बनेगा हमारा वो छोटा होगा। तो ये है यहाँ का कॉन्सेप्ट। प्लस मैंने आपको बताया कि जो है ये डायरेक्ट लैटिस मतलब रेसिप्रोकल लैटिस को आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो डायरेक्ट लैटिस है, यहाँ यहीं पर देखिए, ये जो डायरेक्ट लैटिस है, ठीक है, उसी का है फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये रेसिप्रोकल लैटिस। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक होते हैं। रियल लाइफ में अगर आप एक बार किसी क्रिस्टल को स्टडी कर लोगे तो उसके बाद आपको रेसिप्रोकल लैटिस की इन जनरली काम नहीं पड़ता है, ठीक है। इन जनरल उसका काम नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें एक बार जो है समझना पड़ता है कि जो क्रिस्टल का पॉइंट्स है वो कैसा है। उसको समझने के लिए ही जो है ये सारा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो क्या है, देखिए मान लीजिए मुझे एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल गया इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो मानते हैं इसमें हम इसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कहते हैं ना। इस लाइन को ए वेक्टर कहा, इस लाइन को बी वेक्टर कहा, इस लाइन को सी वेक्टर कहा। अगर मुझे इसे एक्सिस में डिनोट करना हो, देखिए ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो जी एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ए है, बी एक्सिस में वाई है, बी है, सॉरी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस जो है वो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो रेसिप्रोकल का जो लैटिस होता है ना उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर से, ठीक है। इसीलिए ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये तीनों क्या है, बस एक जो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर मिला है बाहर में, ठीक है, उसे बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरे बनाना से पॉसिबल नहीं है।
बस उसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो उसे का जो हमें इमेजिनरी स्ट्रक्चर मिला, उसमें जो हम वेक्टर्स को लेते हैं वो ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर को लेते हैं। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल लैटिस में कुछ कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज़। तो अगर ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर हमें मिल गया, तो ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस और ओरिजिनल लैटिस के बीच में एक रिलेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल है। तो उस रिलेशन को मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है रिलेशन। ए स्टार वेक्टर जो होगा यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस में ए स्टार वेक्टर जो होगा वो इक्वल होता है 2 पाई बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या मतलब ओरिजिनल लैटिस का जो बी क्रॉस सी है, ठीक है, अपॉन ए वेक्टर बी क्रॉस सी, सॉरी यहाँ पर डॉट होगा, ठीक है। उसी तरह बी स्टार वेक्टर क्या होता है 2 पाई सी क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और सी स्टार वेक्टर होता है 2 पाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये था रेसिप्रोकल लैटिस और ओरिजिनल लैटिस के बीच का जो है रिलेशन, ठीक है। तो इसे डिराइव मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाले किसी वीडियो में मैं इसे डिराइव कर दूंगा आप लोगों के लिए, बट फिलहाल इसे आप डायरेक्ट समझिए, ठीक है। और देखिए साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा अगर आप, तो बी क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी क्या है, एरिया अपॉन वॉल्यूम। अगर आप नॉर्मल समझोगे तो जो रेसिप्रोकल लैटिस है ना वो क्या है 2 पाई मल्टीपल ऑफ एरिया अपॉन वॉल्यूम का, एरिया और वॉल्यूम का रेशियो है ये, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए बी क्रॉस सी क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखिए बी क्रॉस सी यानी कि ये एरिया हो गया, इस प्लेन का एरिया हो गया, और उसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए वेक्टर से, तो वॉल्यूम हो गया। यानी कि बी क्रॉस सी यानी कि एरिया हो गया। नीचे में क्या है, बी क्रॉस सी को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ए से, तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। अब सब वेक्टर्स में है तो इसलिए मैंने वेक्टर्स में लिखा है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।